गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। वेरी लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पढ़ी थी, लैंगविन थ्योरी। तो आज हम इसका क्वांटम थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्णों का ओरिएंटेशन परिमित समुच्चय तक ही रहता है, फाइनाइट सेट तक ही रहता है। देखिए, जो ड्रॉबैक्स थे क्लासिकल थ्योरी के, उनमें से एक ड्रॉबैक ये था कि लैंगविन ने ये माना था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो सभी एटम्स के चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। और जो थीटा एंगल से झुके हुए एटम्स माने गए थे, वो मतलब जो भी उन्होंने कैलकुलेशन करी वो ओवरऑल मान के करी, सारे पूरे पदार्थ पर एक ही जैसा सिचुएशन उन्होंने माना था। तो इस वजह से कुछ सिस्टम्स के ऊपर तो उनकी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट फिक्स हो रही थी, लेकिन कुछ जगह पर थ्योरी को फेलियर का सामना करना पड़ा। तो इस चीज़ के लिए क्वांटम थ्योरी में ये माना गया कि सभी जो परमाणु हैं उनमें द्विध्रुव का जो ओरिएंटेशन होता है या अलाइनमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता, बल्कि अ, चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस में परमाणु में जो स्थायी चुंबकीय आघूर्णों का ओरिएंटेशन होता है वो कुछ लिमिटेड एटम्स में ही पॉसिबल होता है, सभी एटम्स में नहीं होता है। तो देखिए, माना हमने कि यहाँ पर n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इकाई आयतन में अणुओं की परमाणुओं की संख्या है, कैपिटल J प्रत्येक एटम का कुल कोणीय संवेग है। चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है किसी हमारे सब्सटेंस पे, तो उसके अनुदिश चुंबकीय आघूर्णों के संभावित घटकों की संख्या कितनी होगी? 2J+1, जिसकी वैल्यू जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो कि मतलब हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र Z डायरेक्शन में हमने लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन Z है। तो ये हमने देखा था स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स में कि जब चुंबकीय क्षेत्र Z डायरेक्शन में है तो किसी परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका Z डायरेक्शन में घटक जब हम लेते हैं, दैट इज म्यू जेड जे, और ये हम ले रहे हैं ओवरऑल चुंबकीय आघूर्ण। एक तो होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, एक होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो दोनों को जो हम ओवरऑल नेट चुंबकीय आघूर्ण लेते हैं, दैट इज टोटल, और टोटल का जो Z डायरेक्शन का घटक होगा उसकी वैल्यू होती है mj gj म्यू बी। gj यहाँ पे लैंडेस फैक्टर है, ठीक है। mj इसकी कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गई, और म्यू बी बोर मैग्नेटोन है जिसकी वैल्यू एच क्रॉस अपॉन 2m होती है, 2me इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। और इन घटकों की संख्या कितनी होती है? इन घटकों की संख्या होती है 2J+1। यहाँ पर J है टोटल क्वांटम नंबर ऑफ दैट एटम, कुल क्वांटम संख्या है। जहाँ पर mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? J से लेकर +J से लेकर -J तक होती है। ओके, सो विद द इंटरवल ऑफ 1, यहाँ पर टोटल 2J+1 घटक हो गए। तो इस तरह से ये इन्होंने लिमिटेड एक फिक्स कर दिया, लिमिट लगा दी। तो इस वजह से इनका थ्योरी जो है क्लासिकल थ्योरी से डिफर हो जाती है, फर्क पड़ जाता है, मतलब अलग हो जाती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र B में एटम्स की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा UB, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होती है -μ.B। तो यहाँ पर जो म्यू हम लेंगे वो टोटल ना लेके क्या लेंगे, जो Z डायरेक्शन में घटक होंगे, तो वही चुंबकीय आघूर्ण हम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया -μ/Z(J).B। दिस इज -μ/Z की वैल्यू हम पुट कर देंगे -mj(g)μB.B। अतः परमाणु में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कुल चुंबकीय आघूर्णों का औसत बाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का पालन करते हुए परमाणुओं में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कुल चुंबकीय आघूर्णों का औसत हम निकाल रहे हैं। तो ये औसत की वैल्यू हम देंगे समीशन -J से +J, क्योंकि आघूर्ण जो घटक है वो जा रहे हैं -J से +J तक। दिस इज μ/Z(J) एक्सपोनेंशियल -UB अपॉन KBT अपॉन समीशन -J से +J एक्सपोनेंशियल -UB अपॉन KBT। ये जो हमने फॉर्मूला दिया है म्यू का, एवरेज ऑफ म्यू का,
ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी को आधार मानकर दिया है। सो दैट इज इक्वलेंट टू समीशन माइनस जे से प्लस जे म्यू जेड, जे की आप वैल्यू रख देंगे एम जे जी म्यू बी, और एक्सपोनेंशियल एम जे जी म्यू बी बी अपॉन के टी या के बी टी, दैट इज द सिमिलर थिंग, के लिख दीजिए या के बी लिख दीजिए, और अपॉन में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो कुल चुंबकन तीव्रता m की जो वैल्यू होती है टोटल मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की, दैट इज n इंटू एवरेज ऑफ म्यू, n म्यू। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। सो हमने यहाँ पे मान लिया y को हमने, ये जो फैक्टर है जी म्यू बी बी अपॉन के टी, जी म्यू बी बी अपॉन के टी को हमने y मान लिया। सो m विल बी इक्वल टू n जी म्यू बी, एन जी म्यू बी, एन से क्योंकि मल्टीप्लाई किया है, और जी म्यू बी को हमने बाहर ले लिया है क्योंकि जी म्यू बी में जे का कोई फैक्टर नहीं आ रहा, जिसमें जे का फैक्टर आ रहा है उसे हम अंदर ही रखेंगे। सो समीशन ऑफ माइनस जे से प्लस जे एम जे एक्सपोनेंशियली एम जे इंटू वाई। ओके, तो एक तरीके से जो y को हमने क्वांटिटी क्यों मानी, क्योंकि ये क्वांटिटी एक तरीके से कांस्टेंट का वर्क कर रही है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो किसके ऊपर है, j के ऊपर है। तो लिमिट्स जो लग रही हैं वो वेरिएबल j है यहाँ पर। तो j वाले किस जो वेरिएबल है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी को हमने एज ए कॉन्स्टेंट मान लिया है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में माइनस समीशन माइनस जे से प्लस जे एक्सपोनेंशियली एम जे डॉट वाई। सो एन जी म्यू बी, इसको हमने देखिए लिख दिया डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी वाई ऑफ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ log e समीशन माइनस जे से प्लस जे एक्सपोनेंशियली एम जे वाई, क्योंकि जब आप इसे ओपन करेंगे तो हमारी ऊपर वाली ही टर्म ही आएगी। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, एन जी म्यू बी टी अपॉन डी वाई log e। इस सीरीज को हमने खोल लिया है। यहाँ पर एम जे की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने माइनस जे से प्लस जे यहाँ पे अप्लाई करी है। सो पहले आप करेंगे माइनस जे एक्सपोनेंशियली प्लस जे, तो ठीक, ओके, जे वाई प्लस जे माइनस वन वाई, जे माइनस टू वाई अप टू माइनस जे माइनस वन वाई एंड माइनस जे वाई। ओके, इसे हमने सीरीज को खोल लिया। इसके बाद एन जी म्यू बी डी अपॉन डी वाई एल एन ऑफ, ये जो सीरीज है इसको हमने लिख दिया है ई रेस टू पावर जे वाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस जे प्लस वन वाई अपॉन वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई। ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सेम थिंग ही आएगी। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको लॉग को खोल इसका इसमें से ई रेस टू पावर माइनस वाई ओवर टू हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। हाँ, ओके, ई रेस टू पावर माइनस वाई अपॉन टू नीचे से और ई रेस टू पावर माइनस वाई अपॉन टू ऊपर, दोनों जगह कॉमन ले लिया। तो ये स्टेप हो गई। नेक्स्ट हमने इसको लिख दिया, जो हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी बची है, ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ इंटू वाई, नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है साइन हाइपरबोलिक वाई बाई टू। ओके, सो एम इक्वल्स टू एन जी म्यू बी। नेक्स्ट हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास दिस स्टेप विल कम। ओके, सो एन जी म्यू बी जे प्लस हाफ कोट हाइपरबोलिक जी प्लस हाफ वाई माइनस वन बाई टू कोट हाइपरबोलिक वाई बाई टू, एन जी म्यू बी, ओके, टू जे प्लस वन अपॉन टू जे। ओके, जे से हमने इसे यहाँ यहाँ मल्टी और ऊपर और नीचे यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, इस तरह से जे से हमने इसे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। सो टू जे प्लस वन अपॉन टू जे कोट हाइपरबोलिक जे टू जे प्लस वन अपॉन टू इंटू वाई माइनस वन अपॉन टू जे कोट हाइपरबोलिक वाई बाई टू। अब हमने यहाँ पर x की जगह जे वाई, जो जे वाई है उसको x मान लिया। जे और y की वैल्यू थी जी म्यू बी बी आवर के टी। सो ओके, एम इक्वल्स टू हो गया एन जी म्यू बी जे टू जे प्लस वन आवर टू जे कोट हाइपरबोलिक टू जे प्लस वन अपॉन टू जे, और वाई सिंस वाई की जगह हम लिखेंगे एक्स अपॉन जे,
तो बाहर और x हो गया और नीचे j आ गया। इसी तरह से इधर -1/2j कोट हाइपरबोलिक x/2j। एक सिमेट्रिक फॉर्मूले में सिमेट्रिसिटी आ जाए इसलिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि अगर इसे देखिए यहाँ पर कि यहाँ 2j है लेकिन यहाँ पर 2 था। ओके, सो इसको हमने ऐसा किया है कि x = jy मानने से y की जगह में x/j लिख देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कोट के अंदर भी अपॉन 2j हो गया, जैसा कि बाहर हमें दिखाई दे रहा है 2j। इस वजह से हमने ऐसा किया है। सो m = n g म्यू बी j। अभी जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है इसे हमने bx मान लिया, वेयर bx इज द ब्रिलियन फंक्शन। इसे ब्रिलियन फंक्शन कहा जाता है। तो देखिए इसके हम कुछ केसेस पढ़ते हैं। जैसे हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड वीक हो और दूसरा केस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो। तो दोनों केसेस में कैसी इसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की वैल्यू और परमेबिलिटी इसकी काई की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो देखिए जब एम जे जी म्यू बी इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम के टी, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम है विद रिस्पेक्ट टू द थर्मल एनर्जी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक है, इस केस में x इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम 1 होगा, बिकॉज x की वैल्यू है जे वाई और y की वैल्यू आती है जे जी। तो x की वैल्यू हो जाती है जे जी म्यू बी अपॉन के टी, और यहाँ पे एम जे जी म्यू बी इंटू बी इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम के टी, तो x इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम 1। सो जब x बहुत ही कम होता है 1 से, तो कोट हाइपरबोलिक अल्फा x, अगर एक अल्फा x को हम आर्बिट्रेरी एंगल माने, तो इसकी वैल्यू होती है 1/α x प्लस α x/3। सो बी एक्स की वैल्यू हम इसी आधार पर इसको खोल देंगे, कोट हाइपरबोलिक जो भी एंगल है हमारा, इसको खोलने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी एक्स की वैल्यू आती है x/3 मल्टीप्लाइड बाई j+1/j। ओके, सो m की वैल्यू हम वैल्यू पुट कर देंगे x की। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है m की ng² म्यू b² के टी b इंटू j+1। पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो आएगी काई की वैल्यू, दैट इज μ0 m/b होती है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू, इसमें m/b हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है m/b की, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे एंड म्यू जे की जगह हम जो ये वैल्यू है g म्यू b √j इंटू j+1। म्यू जे की वैल्यू क्या होती है g म्यू b √j इंटू j+1। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे p इफेक्टिव म्यू b। ये जो g और √j इंटू j+1 वाली क्वांटिटी है इसको हम लिख देंगे p इफेक्टिव, वेयर p इफेक्टिव इज दिस। काई की वैल्यू हो जाएगी μ0 n μj² के टी, और t को छोड़कर जो भी वैल्यू है उसे हमने c नाम दिया है। यहाँ पर c जो है क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है, दैट इज μ0 n μj² के, जो कि प्रायोगिक मान के समतुल्य है। तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो जो क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू आती है, जो ग्राफ आता है उससे हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट हैज़ द मैक्सिमम सिमिलर बिहेवियर जस्ट लाइक हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ c। सो ये माना गया कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है और मोस्टली जो मटेरियल्स है उनके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पर ये सटीक बैठती है। इसी तरह से व्हेन बी इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम के टी, थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक एनर्जी, इन दैट केस एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम 1। निम्न ताप तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बी। ओके, इस केस में कोट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1 होती है। इसे आप डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे दोनों ही कोट हाइपरबोलिक एंगल्स को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बी एक्स की वो आएगी 1। इस केस में एम की वैल्यू होगी एन जी म्यू बी जे, और जो कि एम एस को शो कर रहा है कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो जाती है, मतलब सेचुरेट हो जाती है। तो जैसा कि कल पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई इंटेंस होता है तो उस केस में मैग्नेटाइजेशन सेचुरेट हो जाता है, सभी एटम्स के डाइपोल मोमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। तो उस केस में जितना मैग्नेटाइजेशन होना होता है वो हो चुका होता है, तो दैट इज सेचुरेट।
सो ये वैल्यू एम को व्यक्त करिए सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन को। अतः लो टेम्परेचर पर हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन संतृप्त अवस्था में आ जाता है। तो आज हमने ये क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।